हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की वीडियो में। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में पर्यावरण सीरीज का ये 28वां वीडियो, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे आयोग द्वारा पूछे गए पुराने प्रश्न पत्रों की। ये हमारे एक आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न पत्र है 2022 का, जिसमें हम ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण सवालों की कोशिश करेंगे और सारे उसके सारे डायमेंशन देखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में से संबंधित गलत ना हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो का पहला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का यही मतलब होता है, ग्लोबल का मतलब होता है ये पूरी पृथ्वी, और वार्मिंग का मतलब होता है गर्म हो जाना। तो यही है कि कुछ जो गैसेस ऐसी होती हैं जो सूर्य की ऊष्मा को वापस वायुमंडल में या अंतरिक्ष में नहीं जाने देती हैं, उन गैसों में CO2 गैस मुख्यतः है। और हमारे जो मानव द्वारा निर्मित जो है CFC मनुष्य उपयोगी करता है, जो गैसों उसके द्वारा रेफ्रिजरेटर AC के द्वारा ये उत्सर्जित होती है गैस। तो इन सब के द्वारा क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ रही है, उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है, उसके कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे देखते हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में उगाए जाने वाले वनों के प्रकार क्या होते हैं। तो ये प्रश्न जो है पुराने प्रश्न पत्रों में भी था कि हिमालयी क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और आपको और आपको ये पता होगा कि ये जो हमारा हिमालय है, इधर ये वाला जो जो ऊपर का क्षेत्र है हिमालय का, इसमें क्या है, अत्यधिक मात्रा में एक तो पहाड़ी क्षेत्र है, और साथ साथ बर्फीला, बर्फबारी भी वहां होती है, बर्फ से बने हुए ग्लेशियर भी हैं। ऐसी जगहों पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी का मतलब जिनकी पत्तियां क्या होती हैं, नुकीली होती हैं और पेड़ लंबे होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि बर्फबारी जो बर्फ गिरती है उसकी वजह से उन्हें जो है नुकसान ना हो, तो ये कोन शेप में रहते हैं उसके पेड़। आगे देखते हैं, वाहन प्रदूषण का बड़ा कारक क्या है। तो व्हीकल पोल्यूटेंट जो है उसका एक बड़ा कारण क्या है, तो उसका बड़ा कारण जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाहनों से सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड रहते हैं, चाहे नाइट्रिक ऑक्साइड हो चाहे नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड हो, इसलिए यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है ऑप्शन में। तो ये दोनों ही जो है वाहनों से बहुत अधिक मात्रा में निकलते हैं। वहीं बात करें, एक सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी वाहनों से निकलती है। और इसी प्रश्न से रिलेटेड हमारा एक और प्रश्न बनता है कि वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण से क्या होता है, अम्ल वर्षा जो है उसमें ये जो है एक, ये जो समस्या है अम्ल वर्षा की, उसमें ये जो है क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। कैसे, ये जो है वो H2O से मिलकर जो है ये नाइट्रिक अम्ल बना लेता है, और ये भी H2O से मिलकर जो है सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, और इतनी अधिक मात्रा में जो है अम्लीयता बढ़ जाती है बारिश में, वर्षा में, ये जो है हमारी इमारतों को, फसलों को जो है नुकसान पहुंचाती है अम्ल वर्षा। तो आपको इस प्रश्न से भी दो तीन प्रश्न आपके कवर हो चुके हैं। आगे देखते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कौन है। प्रदूषक का मतलब प्रदूषण फैलाने वाला, जो प्रदूषण फैलाता है उसे क्या कहते हैं, प्रदूषक। प्राथमिक का मतलब है जो जो पहली जो है प्रोसेस में ही उत्पन्न होता है, और दो तीन चीजों से मिलकर यदि बनता है वो द्वितीय प्रदूषक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वितीय। तो ऑप्शन से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो प्राथमिक कौन सा है, तो जैसे SO3 है, SO3 कैसे बनता है, SO2 बनता है, उसके बाद ऑक्सीजन से मिलकर के ये जो है SO3 बनता है केमिकल रिएक्शन से। इसी तरह ओजोन भी है। ओजोन, हमारी ओजोन स्फीयर में कैसे पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को दो पार्टों में तोड़ देती हैं, और उसके बाद ये जो टूटी हुई ऑक्सीजन है, मतलब अलग जो हो चुके हैं, वह अपने ऑक्सीजन गैस से मिलकर के ओजोन बनाती है। तो ये मतलब द्वितीय कहलाया प्रदूषक, राइट, क्योंकि ये दूसरी प्रोसेस या दूसरे चरण में इसका निर्माण होता है। इसका जो सही उत्तर है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो क्यों है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है, यदि आप कोयला जलाते हैं, अंगीठी जलाते हैं, तो उससे ये गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कहलाता है अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन मतलब अपूर्ण जलना रहता है पदार्थों का, उससे क्या, कौन सी गैस, जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। आगे देखते हैं, खेतड़ी राजस्थान में क्या प्रसिद्ध है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि खेतड़ी राजस्थान में जो है तांबे की जो है
ये माइंस हमारे जो है भारत में बहुत अधिक मात्रा में क्या है, फेमस है। और ये अभी से फेमस नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक स्थल भी है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही तांबे का जो इस्तेमाल किया जाता है इस खदान यानी इस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था। और देश की सबसे जो गहरी भूमिगत खानें हैं, मतलब गहराई में जो है स्थित हैं, गहराई तक जो है खनन किया जाता है, वो खाने कहाँ कौन सी है, यही खेतड़ी राजस्थान में स्थित तांबे की खाने जो है माना जाता है। वहीं बात आई राजस्थान की, तो राजस्थान की एक और खदान है जो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, मकराना की खान। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ जो मिलता है सबसे उच्च क्वालिटी का संगमरमर यहाँ से प्राप्त होता है। संगमरमर पत्थर प्राप्त होता है मकराना की खान, राजस्थान से। और इसका उपयोग स्वयं ताजमहल बनाने में भी इसी खान का उपयोग किया गया है। चाहे जितने भी बड़े बड़े मंदिर हों, बिड़ला मंदिर जो है आपका, जो जयपुर राजस्थान का है, में दिलवाड़ा जैन मंदिर भी इसी से बना है, इसी संगमरमर का उपयोग करके। इस तरह जो है बहुत सारी जो है इमारतें जो संगमरमर हैं, फेमस जो है हमारे इंडिया में, अधिकतर उसका जो है मकराना की खान से लाए गए संगमरमर के पत्थर का उपयोग होता है। आगे देखते हैं, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षाविद पाठ्य योजना विधि प्रचलित है। तो लेसन प्लान जो है किसके हमारे जो है पूरे यूरोप और इंडिया में प्रचलित है, तो आपको पता होगा किसके द्वारा, हर्बर्ट के जो आपके कई जगह 5 चरण मिलते हैं, फिर उसी को कई बार 6 चरण भी बोल दिया जाता है। 6 स्टेप में इसके क्या रहते हैं, लेसन प्लान जो बनाने का तरीका बताया है वो हर्बर्ट के चलते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहली होती है प्रिपरेटरी प्रिपरेशन या तैयारी, दूसरा है प्रस्तुति, तैयारी मतलब बनाने के पूर्व हम जो है प्रस्तुत कर रहे हैं उसके पहले जो है क्या तैयारी करते हैं, पाठ्य योजना बनाने के पहले। प्रस्तुत यानी हम जो है बच्चों के सामने कंक्रीट एग्जाम्पल लेकर के प्रस्तुत कर रहे हैं चीजें। इसके बाद आता है मेल या संगठन बोला जाता है, तृतीय चरण को मेल या संगठन। और यहाँ इससे समझिए, मेल मतलब पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जो बच्चों को पहले आता है और आप जो नया ज्ञान सिखाने वाले हैं उनको आपको कनेक्ट करवाना होता है, तो इसका ये तीसरा चरण हो गया है। इसके बाद आता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण मतलब आपने जो पढ़ाया है उसको किसी न किसी आप निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे, आपके लेसन प्लान का कोई ना कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए कि आज उन्होंने क्या सीखा है, एक उसकी समरी होनी चाहिए। आगे देखते हैं, तो ये 1 2 3 और 4, ये कौन से स्टेप हो गए आपकी, 4 चरण हो गए। इसके बाद आता है एक आवेदन बोला जाता है। अब इंग्लिश वर्ड अलग है इनकी जो हर्बर्ट ने दिए थे, लेकिन हमने उसका हिंदी वर्जन जो है यूज करते हैं हम। और आवेदन का मतलब है कि उनका उपयोग करना किसमें, वास्तविक जीवन में। बच्चे जो हैं पढ़ाए हुए ज्ञान का जीवन में उपयोग कर सकें, ये क्या है, वास्तविक जीवन में उपयोग करना आवेदन के द्वारा। और लास्ट में आता है पुनरावलोकन। पुनरावलोकन का मतलब, पुनरावलोकन, आपने पाठ्य योजना प्रस्तुत की, अब आप घर जाके रिव्यू करिए कि आपकी पाठ्य योजना कितनी काम आई। ये ठीक वैसे ही है जैसे कुछ क्रिकेटर्स होते हैं और आउट होके चले आए, मान लो उनकी कुछ कमी है, तो देखते हैं ना कि कौन सा शॉट उन्होंने गलत खेला, ये रिव्यू करते हैं। सेम हमें भी अपनी जो है पाठ्य योजना का रिव्यू करना चाहिए कि हमारी पाठ्य योजना कितनी सक्सेसफुल रही और कुछ कमियां थी तो वो क्या थी। तो ये सब समझाने के लिए था इतना जो मैंने डिटेल बताया कि 6 स्टेप हर्बर्ट हर्बर्ट के जो हैं लेसन प्लान के, तो ये आपको याद रख लेना है। तैयारी है, प्रस्तुति है, मेलीय संगठन है, सामान्यीकरण है, आवेदन है, और आखिरी में क्या है, पुनरावलोकन है। आप आई होप जो है समझ गए होंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि मोटी मिट्टी की दीवारें आपने घर में देखी होंगी, जो पुराने जो घर होंगे मड वॉल से रहती हैं, तो घर को जो है क्या रखते हैं, हवादार, गर्म या गंदा, ठंडा। इसका सही है ठंडा। आपको जो गांव से जुड़े होंगे, जिनके घर में कच्चे घर होंगे, उन्हें पता होगा कि घर में कुछ ना कुछ ऐसे कमरे जरूर रहते हैं जिनमें जो मिट्टी के बने रहते हैं और मोटी दीवारें भी बनाई जाती हैं। उनमें गर्मियों में बिल्कुल बहुत ठंडक होती है और वहां पर कूलर का तो काम नहीं होता है, केवल आप टेबल फैन रख लीजिए, तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल एसी जैसी हवा आती है। और जो लोग जुड़े होंगे गांव से वो शायद कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर था आपका ठंडा रखना। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में। सबसे प्रसिद्ध एक आपदा हुई है 1989 को, यह एक्सॉन शिपिंग कंपनी से संबंधित थी।
तो ये किससे संबंधित है? तो ये तेल रिसाव से संबंधित एक घटना है। यह अभी तक की सबसे बड़ी एक पर्यावरणीय जो मानव द्वारा है घटनाएं कहलाती है। और ये घटना हमसे नहीं है जुड़ी, ये अमेरिका से जुड़ी हुई एक घटना है। और ये घटना है 1989 को। तो ये एक्सॉन शिपिंग कंपनी का एक तेल से भरा हुआ जहाज जा रहा था और अलास्का के जो है समीप वहां पर एक जगह फंस गया था। और उसके सारा जो है ऑयल जो है वहां बह गया था उसका। और इतना नहीं ऑयल, ऑयल आप देखिए क्रूड ऑयल जो है 11 मिलियन गैलन, एक गैलन में भी बहुत सारे मतलब लीटर होते हैं। और 11 मिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, है ना। तो आप ये समझ गए होंगे 11 मतलब 1 करोड़ 10 लाख गैलन, इतना तेल फैल गया था। तो वहां लगभग जो है आपका 900 किलोमीटर क्षेत्र में जो है पूरा पानी काला हो गया था। और अलास्का किससे सहित द्वीपों का जो ये तटीय वाला क्षेत्र रहता है वहां हर जगह जो है एकत्रित हो गया था ये तेल। और ये नॉर्मल तेल नहीं, क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम ऑयल रहता है, ब्लैक कलर रहता है जो। तो ये जो है अब तक की जो है सबसे बड़ी एक पर्यावरणीय आपदा कहलाती है। इससे इतने अधिक जलीय जीवों का नुकसान हुआ था, बहुत अधिक जो है जीव जो है खत्म हो गए थे इस आपदा के थ्रू। तो आप समझ गए होंगे, इसको थोड़ा आप टिक कर लेना, नोट करके रख लेना कि जिससे आपको ये भूले ना। आगे देखते हैं। उपयुक्त तापमान परिचालन स्थितियों के तहत उचित रूप से डिजाइन की गई भट्टी में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नगर पालिका जो ठोस अपशिष्ट को जलाते हैं, तो वर्मी कंपोस्टिंग तो कहेंगे नहीं उसे, और जला दिया है तो उसको पुनर्चक्रण नहीं कहेंगे, जो सैनिटरी लैंडफिल नहीं कहेंगे। तो सही क्या है हमारा? भस्मीकरण या इनकी या इंसाइनरेशन भी कहा जाता है। ये आप जो है इसको याद रखिएगा। तो याद रखेंगे, इसमें आप लॉजिकल बेस यदि लगाते तो आपसे ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है इस तरह के प्रश्नों में। जल संभर संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वाटरशेड आपको पता है कोई एक जलीय इकाई है, ज्यादातर ग्लेशियर उसके आसपास क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनसे झीलें निकलती हैं और निकल करके जो है एक आगे एक नदी का रूप ले सकती है या तालाब का। यानी एक आगे जल कहीं ना कहीं बहेगा तो एक नदी ही बनाती है। और आगे आपको क्या पता होगा, यहाँ जो है एक नदी बेसिन बनेगा, नदी बेसिन। और बेसिन क्या कहलाता है? वही बेसिन के आकार का रहेगा, गहरा क्षेत्र पाया जाएगा। यहाँ से पानी निकल निकल के इसमें इकट्ठा होगा और आगे नदी के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है वाटर सेट प्रोटेक्शन, ये जो प्रोटेक्शन का, पानी गुणवत्ता बनाए रखना और बहाल करने के लिए ऊर्जा उत्पादन, तो ये पानी से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस प्रणाली के तहत महिलाएं एक से अधिक पतियों से शादी कर उन्हें अपने साथ रख सकती हैं? तो ये जनजातियों में जो अधिक पाया जाता है, जो हमारी जंगली जनजातियां हैं वहां पर। यदि स्पेशली बात करें तो टोडा जनजाति है, उसमें ये बहुपति विवाह प्रथा कहलाती है। इसका यही मतलब हो गया क्या? पॉलीएंडोरस या बहुपतित्व कहा जाता है इसको, बहुपति विवाह। ये कुछ जो है उसमें कहा जाता है। हालांकि हम अवेयर अभी तक इससे है नहीं है, हमें यही पता है कि बहुपत्नी विवाह ही अभी तक हम जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी जनजातियां ऐसी भी हैं जहाँ बहुपति विवाह होते हैं। बहुपति विवाह तो हमने बहुत सुना है कि पुराने समय में राजा रहते थे, उनकी बहुत सारी रानियां रहती थी। ये कहानी हमने बहुत सुनी रखी है। तो आपको इससे साथ साथ ये भी आपको याद रख लेना है। जनजाति भी आप याद रख सकते हैं कि टोडा जनजाति में जो है एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी और जनजातियां हैं, लेकिन टोडा जनजाति मुख्य रूप से जो है यह प्रथा प्रचलित है। इसका कारण वही होता है कि जहाँ महिलाओं की संख्या अत्यधिक कम होगी तो वहाँ जो है बहुपति विवाह पाया जाएगा। और जहाँ पत्नियों मतलब महिलाओं की संख्या समाज में बहुत अधिक होगी तो वहाँ जो है बहुपत्नी विवाह प्रथा पाई जाएगी। आगे देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ लिपिड? लिपिड का मतलब एक वसा भी होता है, कई बार दोनों को पर्यायवाची के रूप में माना जाता है। और वसा का मतलब वही चीजें जो ऑयल से संबंधित हैं। तो तेल वसा, कौन सा वसा नहीं है? तो प्रोटीन एक वसा नहीं है, प्रोटीन भरी हम चीजें खाते हैं, है ना, जैसे स्वीट कॉर्न हो गया, तो ये एक वसा नहीं है, ऑयली नहीं है। वैक्स मोम भी एक ऑयली चीज हो गई। तो आपका जो है सही उत्तर हो गया इसका प्रोटीन।
आगे देखते हैं, इन जॉन्डिस मतलब एक जो पीलिया होता है, तो किस जीवाणु के द्वारा शरीर के किस अंग में सूजन आ जाती है। और पीलिया रोग को जो है यकृत का इन्फेक्शन भी कहा जाता है। लीवर हमारा जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, और इसका जो है प्रिवेंट करने के लिए हम देखिए उस समय किसी को पीलिया हुआ होगा और ना हो, ऐसा मैं कहता हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमें जो है बहुत हल्का खाना खाना पड़ता है। यदि किसी को हुआ होगा तो उसे पता होगा, बहुत परहेज बहुत करना पड़ता है उसमें, कि हमेशा दाल खाना, हल्का जो है मूंग की दाल, है ना। और ऐसा हालांकि एक रूमर भी बना रखा है कि पीली चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि पीली है नाम। जबकि बहुत सारी चीजें जैसे हल्दी है, दाल है, ये हम खा सकते हैं। एंटीबायोटिक गुण इसमें पाया जाता है, दालों में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो लीवर का ये इन्फेक्शन होता है, और ये किसके कारण होता है ये हमें जानना है। तो ये एक ए और हेपेटाइटिस ए और ई, ये एक जीवाणु है। जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया, उसके द्वारा होता है। तो ये इतना बस आपको याद रख लेना है पीलिया के बारे में। आगे देखते हैं, उपग्रह दूरसंचार परिरक्षण योजना या स्टेप क्या थी। स्टेप का फुल फॉर्म है सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट। तो यह क्या थी। तो ये जो है दो विभागों की एक संयुक्त परियोजना थी, इसरो और हमारा पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, दोनों की एक संयुक्त परियोजना थी। और स्टेप नामक जो लॉन्चिंग, ये जो उपग्रह है, इसको भेजा गया था। और ये एक सूर्य, इसको कह सकते हैं भूतुल्यकाली, ये भू समकाली एक उपग्रह है। इसका मतलब है ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया था। पृथ्वी पे हम जब देखते हैं मान लो भारत से, तो हमें ये स्थिर दिखाई देता है। भले ही ये 36,000 किलोमीटर पर घूम रहा है पृथ्वी के साथ, लेकिन हमें क्या दिखाई देगा, स्थिर दिखाई देता है। इसीलिए तो इसे कहा जाता है भू समकालिक। उस समय इसका ही परीक्षण किया जाना था। और उपग्रह और दूर संचार परीक्षण योजना, इससे आपको पता चलता है कि हमारा जो टेली कम्युनिकेशन है, वो इसको बढ़ावा देना इस प्रोजेक्ट का मुख्य हमारा उद्देश्य था। आगे देखते हैं, ईओएस यानी होता है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, यानी भू निगरानी उपग्रह। निगरानी रखना पृथ्वी में जो चीजें चल रही हैं, किसके वास्तविक समय की निगरानी करने में सक्षम है। ईयूएस जो 3 भेजा गया था, वह हमारा मुख्य रूप से, आपका उत्तर सही है, चक्रवात और बाढ़। तो जो जलीय निकाय हैं, जलीय निकाय जो हमारी आपदाएं हैं, जैसे ये चक्रवात बाढ़, ये क्या है, आपदाएं हैं। और वनों की, इन चीजों की जो है निगरानी करने के लिए ये हमारा भेजा गया था, जिसे बोला जाता है भू अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। तो भू निगरानी जो उपग्रह है, वो इन सब चीजों की जो क्या करता है, निगरानी करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा पूर्ण चंद्र ग्रहण पर दिखाई देता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पुरानी वीडियो में भी इस तरह का लगभग एक सवाल आया हुआ था। तो ये जो है हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड मून उसे कहा जाता है। चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण कब होता है, ये जब सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है, और यहाँ पर क्या है, चंद्रमा है। जब एक सीध में आते हैं तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, पृथ्वी की छाया कहाँ पर पड़ती है, चंद्रमा में। तो चंद्रमा पूरा ढक जाता है और ये लाल रंग का दिखाई देता है। तो चंद्र ग्रहण मतलब चंद्रमा पर ग्रहण, और चंद्रमा पर छाया पड़ेगी, तो इसे क्या कहा जाता है, ब्लड मून कहा जाता है, क्योंकि लाल कलर के दिखाई देता है। बाकी बात करें सुपर मून, तो जब भी पृथ्वी चंद्रमा के सबसे अधिक जब नजदीक होगी, जब सबसे नजदीक आती है जिस कक्षा में, जिस दिन, और उस समय जब चंद्रमा जब पूर्णिमा का दिन होता है, पूर्णिमा मतलब पूरा जो है हमें चंद्रमा दिखाई देता है, उसको बोला जाता है सुपर मून। और ब्लू मून किसे बोला जाता है, तो ब्लू मून जो है जब एक माह में जब दो पूर्णिमाएं आती हैं, दो पूर्णिमा आने का मतलब 2 बार हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देगा। तो सेकंड वाले जब दूसरे नंबर पे जो पूर्णिमा आएगी, उसमें जो चंद्रमा दिखेगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाता है ब्लू मून। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। और हाफ मून बात करें, तो हाफ मून क्या है कि जब आपकी पूर्णिमा और अमावस्या के जब बीच का दिन आता है, तब हाफ मून दिखाई देता है। इस प्रश्न का सही उत्तर था हमारा ब्लड मून। 1957 में स्पुतनिक सेकंड का प्रक्षेपण किस देश ने किया। 1957 में ही पहला जो है रूस ने किया था,
और दूसरा जो प्रक्षेपण है वो भी स्पुतनिक सेकंड रूस ने किया था 1957 में। तो ये आपको सही उत्तर है। और इसका वही उद्देश्य था कि अंतरिक्ष में जो है उपग्रहों की दिशा में एक कदम बढ़ाना। और इस समय क्या किया गया था, एक जो है जीवित जीव को इसमें रख करके भेजा गया था। आपको याद होगा, एक डॉग है जिसका नाम है लाइका, और उसको कहाँ भेजा गया था, इस स्पेस सैटेलाइट के थ्रू जो है अपने अंतरिक्ष में भेजा गया था। आगे देखते हैं। बढ़ते हैं हम अगले सवाल में। तो क्वेश्चन ये है कि विच पोल ऑफ द मून रिमेन इन द शेडो। चंद्रमा का कौन सा ध्रुव जो है छाया में रहता है। ये जो है, यदि आपने स्पेस वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको उससे एक आइडिया लग सकता है कि हमारा जो दक्षिणी ध्रुव है, चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है उसमें कभी प्रकाश नहीं रहता है, तो वो छाया बनी रहती है। क्योंकि चंद्रमा सीधा तो रहता नहीं है, अपनी कक्ष में झुका हुआ रहता है। जैसे अर्थ भी अपनी कक्ष में ना झुकी रहती है, उसी तरह चंद्रमा भी झुका रहता है। तो इसीलिए हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन था, जो कि फेल हो गया था, ये भी हमने दक्षिणी ध्रुव भेजने के लिए भेजा था। और जो हमारा चंद्रयान 3 है, वो सक्सेसफुली हमारे दक्षिणी ध्रुव पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी थी। ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे देखते हैं। मंगल का पानी मतलब मंगल ग्रह का, राइट। तो मार्स वाटर इज ट्रैप्ड इन द इट्स रादर देन हैविंग एस्केप्ड इनटू द स्पेस। तो मंगल एक ग्रह है, उसमें पानी क्या है कि अंदर, जमीन के अंदर है। ये हमें पता चला है रिसर्च के थ्रू। हमने जो मंगलयान भी भेजा है 2013 में, और कुछ देशों ने भी भेजा है मंगल के लिए, जो उनके जो प्रोजेक्ट हैं, उससे पता चला है कि पानी तो है मंगल ग्रह में। ये क्योंकि लेकिन कंफर्म नहीं है, इसलिए मनुष्यों को नहीं भेज रहे हैं वहां पर। जब तक क्लियर नहीं पता चल जाता, दिख नहीं जाता हमें। लेकिन हमें रिसर्च से ही पता है कि ये पानी जो है उसकी जो पृथ्वी के अंदर जो ऊपरी सतह है उसके नीचे फंसा है। और उसका कारण ये कहा जाता है कि वहां का जो गुरुत्व है, जैसे पृथ्वी की ग्रेविटी है उससे कई गुना है उसकी, क्या है, ग्रेविटी। पानी भी जो है ऊपर वो जा नहीं पाता है ना, यानी वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है वहां का, वेपराइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये क्रस्ट में क्या है, परपटी में फंसा हुआ है वो जल। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। मिट्टी पर मृदा परीक्षण करते समय किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो आपने देखा होगा सॉइल टेस्टिंग होती है। सॉइल टेस्टिंग में पोषक तत्व की होती है, संरचना होती है, अम्लता स्तर की होती है। लेकिन कलर की टेस्टिंग नहीं होती, क्योंकि वो तो देखकर ही पता लग जाता है। हम जो सॉइल कहीं से लाएंगे, अब उसकी टेस्टिंग करेंगे, ये नहीं कि रंग देखने के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं। तो टेस्ट तो वो रंग हमने जब मिट्टी लाए हैं वो तो बाहर से ही पता चल जाते हैं। तो जब हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं तो इन चीजों की टेस्टिंग करते हैं, मशीन आती है। कई स्कूलों में भी इसका जो होता है आजकल, सॉइल टेस्टिंग बच्चों को सिखाई जाती है। इसका सही उत्तर है कि कलर की टेस्टिंग नहीं की जाती है। आगे देखते हैं। मिट्टी को बार बार गीला करने और सुखाने पर अपरिवर्तनीय रूप से कठोर हो जाती है। तो कौन सी इनमें से मिट्टी है। इस मिट्टी को बोला जाता है प्लिंथाइट मिट्टी कहा जाता है, प्लिंथाइट सॉइल कहा जाता है। तो इसकी यदि फोटो हम देखते हैं, तो फोटो में आप देख पा रहे होंगे ये मिट्टी है। और ये जल क्षेत्र के आसपास मिट्टी है, यानी जल का जब स्तर बढ़ता है और वापस जाता है तो ये मिट्टी बार बार क्या है, गीली होती है, सूखती है, गीली होती है और सूख जाती है। क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, लोहे के तत्व बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। लोहे में क्या होती है, रस्टिंग होती है, जंग लगती है। कुछ कुछ वही इसका रीजन है, इसका लाल रंग का पाया जाना। और ये बहुत अधिक कठोर हो जाती है मिट्टी। तो जो है, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये मिट्टी एक लेटेराइट मिट्टी कही जाती है, उसी का एक प्रकार है। और जिसका नाम क्या है, पिंथाइट या प्लिंथाइट मिट्टी इसे कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की पारंपरिक विधि नहीं है। सिंचाई की बहुत सारी हमारी विधियां हैं पारंपरिक। तो चूंकि मैं सही उत्तर बता देता हूँ, इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। कि जो स्प्रिंकलर है ये वर्तमान में प्रचलित है। इससे क्या है, पानी जो है छिड़का, यानी बूंदों के रूप में जो है जाता है पेड़ों में, और उन्हें वर्षा जैसा फील होता है। और अत्यधिक मात्रा में जैसे उसमें डस्ट वगैरह भी जम जाती है, वो भी दूर हो जाती है। और कम पानी लगता है, पानी की वेस्टेज नहीं होती, और कम पानी में ही ठीक अच्छी मात्रा में जो है सिंचाई हो जाती है। वहीं बात करें मोट यानी घिरनी, ये तो आपको पता होगा, गांव में जो कुआं से पानी निकाला जाता है, एक घिरनी लगी रहती है, पुली लगी रहती है।
और उस पुली से क्या निकालते हैं, एक बाल्टी में जो है पानी हम खींच खींच करके निकालते हैं। तो ये था हमारा कि मोट मेथड। और वहीं इसकी बात करें ढेकली मेथड क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे एक कुआं है ये मान लीजिए, तो यहाँ पर एक लकड़ी का जो बना करके एक ऐसा एक लकड़ी का कट्टा बनाते हैं, एक बड़ी जो है टहनी की तरह, और यहाँ एक पत्थर बहुत अधिक बांध देते हैं, और यहाँ बहुत बड़ा एक बर्तन ऐसा पानी का, तो इसको उठा करके डुबाते हैं कुएं में, वापस निकाल लेते हैं, और टेढ़ा करके जो है ये वापस आ जाता है। वहीं बात करें रेहट की, तो रेहट क्या होता है, कुछ कुछ फॉर्मेट ऐसा ही रहता है, चेन मेथड भी कहलाती है। इसको थोड़ा सा एक पिक्चर के थ्रू हम समझेंगे, आपको और अधिक समझ में आएगा। आप देख रहे होंगे कि एक ये मेथड आप देख पा रहे होंगे। पहला कौन सा है, घिरनी मेथड है, मोट, तो घिरनी के द्वारा निकाला गया है। दूसरा है आपका ढेकली, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है इस मेथड में कुएं के द्वारा जो है एक लकड़ी बांध करके पानी निकाला जाता है। वहीं बात करें ये रेहेड मेथड है, यानी बैल जो है चलेंगे और वहां बाल्टियां लगी हुई हैं, बर्तन, वो निकल निकल करके बाहर पानी डालेंगी। इसी मेथड को चेन पंप मेथड भी कहा जाता है। आई होप जो है आपको क्लियर हो गया होगा इससे कि हमारी पारंपरिक विधियां हैं पानी जो है सिंचाई की, इसके द्वारा हम जो है सिंचाई किया करते थे पहले। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक में जो है कोई पदक जो पहला जीता था भारत की ओर से, तो वह थी हमारी कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये जो है ये फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि सन 2000 में सिडनी ओलंपिक हुआ था, और सिडनी ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीता है, और एक इसमें जीता है भारोत्तोलक में या वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में। इतनी चीजें हमें याद रखनी होती है कि सन कौन सा था, कौन सा ओलंपिक था, कौन सा पदक जीता है, और किस खेल में जीता है। इतनी चीजें जो है हमें याद रखनी होती हैं। बात करें पीटी ऊषा की, तो ये आप सभी जानते होंगे, भारत में उड़न परी के नाम से जो है फेमस है ये। और उड़न परी का यही मतलब हो गया कि जो है ये एक धावक थी या एथलेटिक्स थी। तो इन्होंने भी जो है और क्या किया है, एशियन खेलों का पहला पदक इसने इन्होंने जीता है 1982 में। हमारे एशियाई खेल होते हैं, और ओलंपिक में भी प्रतिभाग किया था, तो शायद कहीं एक या दो स्थान से वो चूक गई थी ओलंपिक मेडल लाने में। लेकिन इनके नाम एक ये रिकॉर्ड है कि 1980 का ओलंपिक जो है उस समय सबसे कम उम्र की एथलेटिक्स थी ये। कौन? पीटी ऊषा। वहीं बात करें हम पीवी सिंधु की, पीवी सिंधु जो है क्या कौन सा खेल खेलती थी? बैडमिंटन। जो बैडमिंटन है ये खेल ही खेलती थी, और इन्होंने ओलंपिक में जो है काफी पदक जीते हैं। 2016 में जो रियो ओलंपिक था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। वहीं बैडमिंटन में 2020 में टोक्यो ओलंपिक था, वहीं इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये आपको याद रख लेना है। ताम्र जो कहलाता है, सिल्वर यानी रजत पदक जो कहलाता है, वो जीता है। तो ये याद रख लेना है। वहीं अश्विनी नाचप्पा की बात करें, तो ये भी जो है हमारी एक अभिनेत्री रही हैं, और साथ साथ में ये एक एथलेटिक्स भी रही हैं, एथलेटिक्स। यानी ये इसके साथ पीटी ऊषा के साथ इन्होंने कई सारे खेल खेले हैं, और इन्होंने हराया भी है पीटी ऊषा को रेस में, और एशियन गेम्स में बहुत सारे इन्होंने पदक जीते हैं। तो ये याद इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है। आपके लिए इंपॉर्टेंट यही तीनों थे ऊपर के, पीटी ऊषा, पीवी सिंधु और करण मल्लेश्वरी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? और परमवीर चक्र के बारे में जान लें, तो सबसे बड़ा जो सैनिकों को मिलने वाला सबसे बड़ा जो अलंकरण है, या पदक है या अवार्ड है, उसे क्या बोला जाता है? परमवीर चक्र। तो जो सबसे पहले जो है परमवीर चक्र मिला है, मेजर सोमनाथ शर्मा। इन्होंने जो है 1947 में, तो आपको पता है कश्मीर एक समस्या थी, भारत में मिल नहीं रहा था। उस समय जब कबालियों का आक्रमण हो गया था कश्मीर में, तब कश्मीर हवाई अड्डे की जो है कश्मीर जो हवाई अड्डा है उसकी इन्होंने रक्षा की थी, उसका नेतृत्व किया था। इसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भी इनका योगदान रहा है, इसलिए इन्हें भारत का जो सबसे बड़ा सैन्य अवार्ड परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। वहीं बात करें कि भारत का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है, नागरिक सम्मान है,
वो किसे भी दिया जाता है? वो आपको पता है कि आपका सबसे बड़ा भारत का हो गया भारत रत्न, इसके अलावा नहीं है। और जो सिविलियन में अवार्ड है उसे बोला जाता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड, ये दिए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र के अवार्ड जो है बटे हुए हैं, भारत सरकार द्वारा जो है दिए जाते हैं। और भारत सरकार नहीं, इसे जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है दिया जाता है, ये आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं सहयोगी अधिगम। सहयोगी का मतलब होता है जहां पर टीचर और बच्चे दोनों कोऑपरेट करें। इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो एक फैसिलिटेटर की होती है, सूत्रधार की, और ऑब्जर्वर की। तो ऑब्जर्वर की केवल नहीं होती है, यहाँ पर ओनली वन है कि एक फैसिलिटेटर की है। आप उसे फैसिलिटी प्रोवाइड कराइए, यानी उसकी हेल्प तो करें लेकिन कम से कम। लेकिन ऑब्जर्वर की तो नहीं होगी कि हम दूर खड़े बैठे देखते रहें और बच्चे सब कुछ अपने आप ही कर रहे हैं, फिर शिक्षक शिक्षक की जरूरत ही क्या है? तो केवल एक ऑब्जर्वर नहीं होगा। ऑब्जर्वर का मेथड का उपयोग वहां होता है जहां साथ में किया जाता है। केवल एक जो है इसका सही है। ऑब्जर्वर प्रेक्षक नहीं होगा किसमें? सहयोगी अधिगम में, क्योंकि यहाँ पर दोनों का कॉपरेशन होता है, सहयोग होता है। आगे देखते हैं शिक्षा भ्रमण में अनियोजित सबक या अनप्लान्ड लेसन क्या होता है? एजुकेशनल विजिट में तो बच्चों को सिखाना चाहिए, ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, अनदेखा किया जाना चाहिए, बिल्कुल तय नहीं हो सकता। इसका जो सही उत्तर है कि बच्चों को स्पष्ट रूप से सिखाना चाहिए। अब ये क्या होता है? हम प्लानिंग तो करते हैं कि बच्चों को घुमाएंगे, हम ये चीजें यहाँ पर इन्हें लंच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट? यहाँ से बच्चों को कलेक्ट करेंगे और कहाँ पर पेरेंट्स उन्हें कलेक्ट करेंगे, तो ये सारी चीजें हो गई प्लान्ड। अनप्लान्ड चीजें क्या होती हैं? मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि जैसे आप किसी इमारत को देखने ले गए बच्चों को, किसी जो है बिल्डिंग को, जो ऐतिहासिक स्थल है, और वहां पर बच्चे जो है ग्रुप बनाकर शोर करते हुए जा रहे हैं, शोर करते हुए। और वहीं पर आपको पता है और भी टूरिस्ट आते हैं, वो मान लो गाइड जो है उन्हें कुछ बता रहे हैं और जो है इससे उनका डिस्टर्ब हो रहा है, राइट? तो वो यदि इनको डांट दे, तो ये चीजें हमें बताना चाहिए कि आप जब इमारत देखने जाएं तो दूसरों को जो है डिस्टर्ब नहीं करना है। ये कैसी हो गई? अनप्लान्ड चीजें। जैसे वहां डस्टबिन में वगैरह कचरा डाल दिया और कोई डांटने लगा, और डांटने क्या, हमें डालना ही नहीं चाहिए डस्टबिन के बाहर जो गार्बेज है। वो चीजें भी जो है बच्चों को स्पष्ट रूप से सिखाना चाहिए कि ये अनप्लान्ड चीजें रहती हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठों की योजना बनाते समय, लेसन प्लान बनाते समय क्या शामिल किया जाना चाहिए? नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, फ्यूचर की जो सस्टेनेबिलिटी है, और सांस्कृतिक एनवायरनमेंट, तो ये तीनों ही इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष बनाया था? तो भारत सरकार का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो सन 2005 में आया, और इसी एक्ट के तहत जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, ये बनाया था। डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन भी इसी के तहत बनाया गया था। और ये काम क्या करता है? ये पर्यावरण प्रबंधी संबंधी जो है कई सारी योजनाएं बनाने का भी ये काम करता है। योजनाएं बनाता है किससे संबंधित? आपदा के प्रबंधन से संबंधित। जो विभिन्न प्रकार की आपदाएं हैं, चाहे वो सुनामी हो, चाहे भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, है ना, ये सारी जो है बाढ़ हो, सूखा हो, इनसे संबंधित योजनाएं बनाने का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन एंडेड टेस्ट टर्म? तो मुक्त परीक्षण, ओपन एंडेड मतलब जहां बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी का मौका मिले। बच्चों से पूछेंगे हम कि विलोम शब्द पूछ रहे, आकाश का उल्टा क्या है, तो एक शब्द में उत्तर सबका एक जैसा रहेगा। लेकिन हम पूछेंगे आप जो है किस यात्रा पर गए हैं, आपने क्या क्या देखा वहां पर, हर बच्चे अलग आंसर देंगे। और सीमित नहीं किया हमने, हमने ये नहीं किया कि एक लाइन में उत्तर दो, जितना वो बोलना चाह रहे हैं। देखिए, खेल शब्द के अंत में रहे हैं प्रत्यय लगाकर लिखें। सब लोग क्या लिखेंगे? खेल रहे हैं। इसमें ओपन एंडेड थोड़ी है, ये तो एक क्लोज्ड क्वेश्चन हो गया। आप कितने तरीकों से ईंट का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें ये नहीं बोला कि कोई एक तरीका बताइए, आपने उन्हें ओपन एंडेड कर दिया, आप जितने बता सकते हैं, ये बच्चों के ऊपर छोड़ दिया। एक स्कूल में शिक्षकों और छात्रों को कौन नियंत्रित करता है? प्रिंसिपल हो सकता है या स्कूल मैनेजमेंट। ये कैसा क्वेश्चन हो गया? क्लोज्ड, वन वर्ड में देने वाला।
सीमेंट में गारे के अलावा पक्के मकान बनाने में प्रयुक्त होने वाली मुख्य सामग्री कौन सी है? तो ये भी कैसा हो गया, लिमिट हमने कर दिया और इसको क्लोज्ड बना दिया। ओपन एंडेड आपका प्रश्न नंबर 2 है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे देखते हैं, छात्र पोर्टफोलियो के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो बच्चों का पोर्टफोलियो देखा जानते हैं आप, बच्चों का हर तरह का उसमें रिकॉर्ड रहता है, चाहे बैकग्राउंड हो उसकी जो है, एजुकेशनल परफॉर्मेंस जो है, कैसा बच्चा परफॉर्म कर रहा है, किस तरह के टैक्स के मार्क्स आ रहे हैं, सारी चीजें और ओवरऑल डेवलपमेंट का रिकॉर्ड उसमें रहता है। तो कौन सा गलत है ये बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो ये जो है छात्रों के सुधार का निरीक्षण करने में सक्षम करता है, बिल्कुल सही है। अन्य उपकरण उपकरण के विपरीत छात्रों के लिए स्वमूल्यांकन का उपकरण नहीं है, तो ये गलत हो गया और यही प्रश्न का हम सही उत्तर मानेंगे, क्योंकि प्रश्न में था कि कौन सा गलत है, तो हमारा दूसरा वाला गलत है। इससे बच्चे स्वमूल्यांकन भी कर लेते हैं, क्योंकि एक एक बच्चे का ये अलग बनता है पोर्टफोलियो, उससे ही बच्चा जो है अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है। पोर्टफोलियो में छात्रों के सर्वोत्तम कार्यों का संकलन किया जाता है, बिल्कुल। उसके द्वारा जो किए गए वर्क हैं, जो प्रेजेंटेबल हैं, उसे जो है प्रेजेंट किया जाता है उसके पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो को कक्षा निर्देश के साथ एकीकृत किया जाता है, जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस है उसके साथ इसको क्या किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है, बाकी तो इसके सही थे, प्रश्न था कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत उत्तर था। आई होप जो है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आती है तो जरूर वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए जरूर आपको जो सजेशन मिलते हैं। और कंटिन्यू मैं बहुत सारे अलग अलग दिशा में सोचता हूँ कि मैं किस तरह की वीडियो लाऊं जो आपके बहुत काम की हो सके। तो ईवीएस की सीरीज हमारी चल रही है, स्पेस की सीरीज भी धीरे धीरे वो आगे बढ़ ही रही है हमारी, क्योंकि उसमें टाइम लगता है बनाने में। इसके साथ मैंने एक इंटरव्यू भी डाला हुआ है, एक टॉपर जो है एमपी के हमारे जो है, यानी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे वर्ग 3 में और सिलेक्टेड हैं अच्छी रैंक के साथ, उनका इंटरव्यू डाला है ताकि आपकी जो है किसी न किसी हद तक आपकी हेल्प हो सके पढ़ाई में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, टाइम टेबल को लेकर के, बुक लिस्ट की अलग से मैंने वीडियो बनाई है। हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ आपकी हेल्प करने की। आपको भी जो है इसी तरह मेहनत करते जाना है, और ताकि आप जो है इस जॉब को हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।